नमस्कार दर्शकों, आपके अपने चैनल डीडी हिमाचल में एक बार फिर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मेरा नाम है मेघा शर्मा और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आज की मुलाकात। आज की मुलाकात में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उन खास शख्सियत से जिन्होंने कड़ी मेहनत और जुनून के दम पर सफलता हासिल की और समाज में अपना एक अलग स्थान बनाया। इसी कड़ी में आज के इस कार्यक्रम का अहम विषय रहेगा चित्रकारी, छायाचित्र और काव्य का अनोखा संगम। तो दर्शकों, आज की मुलाकात होने जा रही है बेहद ही खास, पर उनसे आपका तारुफ करवाने से पहले मैं उनके बारे में चंद पंक्तियां कहना चाहूँगी। हुनर कहूँ तो कम होगा, पर उस खुदा का दिया ना गिनूँ तो शुक्राना अदा कैसे होगा। आपके हाथों को उसने ऐसी कला से नवाजा कि हमें एक महान चित्रकार दिया, तो कभी दुनिया के उन्हीं रंगों में आपको घुमाकर हमें एक छाया चित्रकार भी दिया, और कभी जो है एक शब्दों के मेल झोल से आपको एक कवि भी बनाया। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर सुरेश शर्मा जी। डॉक्टर सुरेश शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद जो है, आपका स्वागत करते हैं सबसे पहले हम हमारे शो में आने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस काबिल समझा कि मेरा कुछ इंटरव्यू आप लें। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, वैसे तो आपकी जो शख्सियत है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ बताएं। मेरा बचपन से ही पेंटिंग करने का शौक रहा है, और ये मैं कहना चाहूँगा कि मेरे पिताजी वो भी एक आर्टिस्ट थे, सेल्फ मेड आर्टिस्ट थे, लेकिन उतना तो वो पेंटिंग में शौक नहीं रखते थे, लेकिन स्केचेस बनाते थे वो पेंसिल से। अच्छा। जो हम बचपन से देखते थे। तो उन्होंने जो स्वतंत्रता संग्राम में जो सेनानी थे जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है, तो उनमें उनकी बहुत रुचि थी। अच्छा। उन्होंने भगत सिंह की एक पेंटिंग बनाई, और सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद, तो हमारे घर में उनकी ये तस्वीरें लगी रहती थी जी। पेंसिल स्केचेस जी जी। तो उनको देख के हम बड़े हुए हैं। तो उनसे पोर्ट्रेट बनाना सीखा पहले। वो कागज़ के ऊपर खाने बना के अच्छा। फिर उसको कॉपी करते थे ताकि वो एग्जैक्ट बने जी जी। तो वो प्राइमरी एक चीज़ होती है कि पोर्ट्रेट कैसे बनाते हैं जी जी। तो मैंने पिताजी से वो उनको देख देख के हमें पता लगा कि ऐसे बनती है जी। तो वो शौक़ बढ़ता रहा। स्कूल टाइम में भी मैं डीएवी स्कूल में मेरी शिक्षा हुई है जी। तो छठी क्लास से जो ऑप्शन होती है कि संस्कृत लो या ये लो कला लो जी जी। तो मैंने आर्ट को ऑप्ट किया था, पेंटिंग को। बहुत खूब, हाँ जी। तो उसमें मैं क्लास का मॉनिटर भी रहा, क्योंकि और से अच्छी बनती थी जी जी। पेंटिंग बनाता था जी। लेकिन हंसने वाली बात यह है कि ज्योमेट्री में तो मुझे डंडे पड़ते थे। अरे जी, है ना जी। लेकिन पेंटिंग में मेरा मुकाबला नहीं था, तो मैं उसका मॉनिटर रहा जी, जी, तो ये शौक़ बढ़ता रहा जी। और जब मैं पहुंचा 10+ उन दिनों 10+1 10+2 हायर सेकेंडरी। अच्छा। हायर सेकेंडरी हुआ करता था। अच्छा जी जी। उस समय पे मैंने पिताजी को ये बोला कि मुझे आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन लेनी है। स्ट्रेंजली अनफ जिनका खुद का इंटरेस्ट पेंटिंग में था, उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि आप आर्ट्स कॉलेज में नहीं जाएंगे जी जी। अब मैं समझता हूँ कि वो ऐसा क्यों बोलते थे। उनको ये लगता था कि भी अपने उस समय के हिसाब से कि भी कला का कोई आगे फ्यूचर नहीं है। तो मुझे कई बार बोलते थे कि क्या करेगा पेंटिंग करके, जो दुकान है इनके बोर्ड कोई पेंट करेगा, यही वो देखते थे जी, जी, कुछ जी, उसमें जी। लेकिन मुझे इसमें इतना इंटरेस्ट था जी। कि मैं जो लोकल एग्जीबिशंस वगैरह हुआ करती थी शिमला में, उनमें मैं ज़रूर जाता था। अच्छा। स्कूल टाइम में भी जी। तो उनसे मेरी वो रुचि बढ़ती रही, और उनको मैं मेंटली नोट्स बनाता था कि और आर्टिस्ट कैसे करते हैं जी। तो वो मैं फॉलो करता था उसको। सर, तो आपके गुणों के जो मोती है यूँ इस कदर बिखरे हैं कि आज मुझे ही समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें समेटना कहाँ से शुरू करूँ। तो मैं आपसे ही जानना चाहूँगी, क्योंकि आप एक पेंटर है, आप एक फोटोग्राफर है और एक पोइट भी है। तो आपके इस शानदार सफ़र की शुरुआत आज हम कहाँ से करें? मैं समझता हूँ कि पेंटिंग से शुरुआत करनी चाहिए जी। क्योंकि पेंटिंग ही सबसे पहली विधा है जो इसको
बचपन से लोग भी फॉलो करते हैं और हमने भी फॉलो किया है। पेंटिंग से शुरू करते हैं। पेंटिंग से शुरू करते हैं, बिल्कुल। तो सर इस पेंटिंग की, चित्रकारी की, इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई आपके जीवन में? ये तो बचपन से ही हम करते आए हैं, तो कोई ऐसा कोई शुरुआत तो नहीं है जी। वो उसमें इंटरेस्ट बढ़ता रहा, स्किल्स बढ़ती रही, और 12वीं कक्षा के बाद जी। तो मुझे पिताजी ने मना कर दिया कि आप नहीं जाएंगे। जी। माताजी ने भी उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि नहीं, जहाँ ये बच्चा चाहता है वहाँ पे भेज दो। जी। तो उन्होंने नहीं किया, तो मैंने बीएससी में एडमिशन ले ली। जी। बीएससी फाइनल किया। जी। उसके बाद तब तक ये चलता रहा, पेंटिंग्स वगैरह का चलता रहा। उसके बाद फिर मेरी जॉब लग गई। जी। तब मैं 20 साल का था। अरे वाह। तो जी। पिताजी मेरे इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस है यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट में, उसमें आता है, तो वहीं पे वो जॉब में थे। जी। तो उनको वो कन्वीनियंट लगा, तो उन्होंने कहा ठीक है आप जो है ये इधर जॉब कीजिए। लेकिन उससे पहले मैंने, क्योंकि बीएससी की थी, तो बीएससी मैथमेटिक्स में यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गई थी। तो मैंने एक सेमेस्टर किया, ये 1984 की बात है, और नहीं सॉरी 1974। अच्छा जी। 1974। जी। एक सेमेस्टर पूरा किया था, और उस दौरान मेरी भी जॉब लग गई। अच्छा जी। तो सर आप एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं, है ना, यानी कि इस और आपने कोई डिप्लोमा नहीं किया, कोई डिग्री नहीं की, कोई कोर्स नहीं किया, लेकिन फिर भी राज्य के साथ साथ राष्ट्र में भी आपका नाम है। तो कभी आपको शुरुआत में कभी कोई दिक्कत आई इस क्षेत्र में, पेंटिंग के क्षेत्र में कभी कोई दिक्कत आई? नहीं, दिक्कत ऐसा कुछ नहीं आई, क्योंकि मेरी स्किल वैसे ही डेवलप्ड थी। शायद ये कहो कि जेनेटिक कुछ वो था, लाइन बहुत अच्छी थी, शुरू से लाइन रहा, अच्छी करता था। तो जॉब इधर शुरू की, उसके साथ मैं पढ़ना चाहता था आगे, तो जॉब के साथ क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं थी, तो मैंने नाइट ड्यूटी ऑप्ट की, और दिन में मैं यूनिवर्सिटी जाता था, और वहाँ मैंने एमएससी मैथमेटिक्स छोड़ के 1 साल के बाद एमए इन इंग्लिश लैंग्वेज। अच्छा, अरे वाह। सर आपको जो है पेंटिंग की अगर बात करें, चित्रकारी की बात करें, तो बहुत सारे अवार्ड्स आपको मिले हैं। हाँ जी। तो उसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए, और इसी के साथ मैं जानना चाहूँगी कि क्या कभी आपने कभी कल्पना की थी कि आपकी काम की आगे चलकर इतनी सराहना होगी? नहीं, ऐसी तो कभी इच्छा भी नहीं हुई, क्योंकि जो भी मैंने पेंटिंग का काम किया है या जो क्रिएटिविटी किया, वो अपनी इच्छा के लिए किया है, अपनी संतुष्टि के लिए किया है, किसी को दिखाने के लिए नहीं किया है, सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए। पर सर कुछ अवार्ड्स आपको मिले हैं, वो जरूर मैं चाहूंगी आप प्रकाश उसमें ये बताना चाहूँगा कि जब एमए इंग्लिश समाप्त की है, तो उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया है फॉरेन लैंग्वेज, इसमें फ्रेंच लैंग्वेज में। उसमें मैंने 2 गोल्ड मेडल भी लिए हैं उसके बीच में। और फ्रेंच लैंग्वेज में क्योंकि पोइट्री बहुत ही अच्छी मानी जाती है, पोइट्री के लिए बहुत अच्छी लैंग्वेज है ये, तो एक लिटरेरी बेंट ऑफ माइंड बना, एक क्रिएटिविटी के लिए दिमाग खुला, नई सोच पैदा हुई इससे करके। और फिर मैंने यूनिवर्सिटी में ही एक पेंटिंग की एग्जीबिशन दी। अच्छा। जो पहली बार हुई है, हिमाचल यूनिवर्सिटी की पहली जो वो हुई है, वो 1981 में हुई है। अच्छा जी। तो ये मेरा एक एक्सपोजर था, जो मैं पेंटिंग करता था वो समाज के साथ, लोगों के साथ, वो मेरा पहला एक कनेक्शन था। जी। हाँ, जी बिल्कुल, समाज के साथ कनेक्शन। क्योंकि जब आप पेंटिंग करते हैं, अपने लिए तो करते हैं पेंटिंग, लेकिन आप ये चाहते हैं कि भी इसको आप शेयर भी करें किसी को, कोई इसको अप्रिशिएट करे, भाव है वो दिखे आगे, लोगों को भी दिखे। हाँ जी, है ना। क्रिएटिविटी का मकसद तो यही है कि आप उसको समाज के लिए करें और समाज को उसमें इन्वॉल्व भी करें। बहुत खूबसूरत बात सर इसी के साथ हम बात करेंगे फोटोग्राफी की, क्योंकि आप एक फोटोग्राफर भी रहे हैं। तो बात करूं मैं चित्रकारी की और छाया चित्र की, तो ये दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी अलग है, पर एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते भी हैं। एक और आप कैनवस पे कोई पेंटिंग उतारते हैं, चित्र बनाते हैं, और दूसरी ओर आप कैमरा से जो एक पिक्चर, खूबसूरत सी पिक्चर को क्लिक करते हैं, कैद करते हैं और उसे प्रस्तुत करते हैं। तो इस फोटोग्राफी का ये जो एक शौक कब से आपको हुआ? शुरू में तो पेंटिंग में ही था इंटरेस्ट, पहले लेकिन क्योंकि बाहर घूमने का भी शौक था, तो बाहर, अब दोनों क्रिएटिव फील्ड है, लेकिन अगर आप घर के अंदर काम करना चाह रहे हैं तो पेंटिंग बहुत अच्छी चीज़ है, और अगर आप बाहर जा रहे हैं तो
फिर भी आपको क्रिएटिव रहना है जी। तो कैमरे से अच्छी वो कोई चीज़ नहीं है जी। है ना। कैमरा इज़ राइटिंग अ पिक्चर विद लाइट, जी जी जी, है ना। तो मैं यहाँ के Indeed. इधर जंगल हैं और इधर हैं, वहाँ पे मैं घूमा, अकेले घूमा कैमरा लेके। जी। पहले तो छोटे छोटे कैमरा जो आइसोली टाइप के कैमरा थे बड़े जी, सस्ते से, जी, वो जी। लिए, लोगों से कुछ उधार लिए, कई किस्म के कैमराज इस्तेमाल किए हैं। जी। तो उसमें एक वो रुचि बढ़ती रही और फिर मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी की तरफ भी आया। अरे जी जी, है ना। हाँ तो जी। दो मेरे इंटरेस्ट रहे हैं फोटोग्राफी में, एक स्ट्रीट फोटोग्राफी जी। और एक लैंडस्केप फोटोग्राफी। लैंडस्केप फोटोग्राफी, क्योंकि लैंडस्केप फोटोग्राफी जो है वो पेंटिंग के बहुत करीब है जी है ना जी? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जी। है ना। इवन पोर्ट्रेचर भी आप पेंटिंग में पोर्ट्रेट करते हैं जी। और फोटोग्राफ में करते हैं, तो वो आपकी एक ही जैसी सेंसिबिलिटी दोनों जगह काम आती है। जी जी। तो तब मैंने फोटोग्राफी जो यूनिवर्सिटी में एग्जीबिशन दी थी वो फोटोग्राफी कम पेंटिंग की एग्जीबिशन थी। ओके। जिससे, और उससे पहले मैं एक अवार्ड ले चुका था पेंटिंग में जी। स्टेट आप लेवल उनका प्लीज बताइए कि आपको फोटोग्राफी में भी काफी अवार्ड्स मिले हैं और आपके फोटोज छपे भी हैं अच्छी मैगजीन में, नामी ग्रामी मैगजीन्स में, तो उनका जिक्र कीजिए जरा, बताइए थोड़ा। पहला अवार्ड तो मुझे मिला था 1981 में। जी। वो स्टेट लेवल के कंपटीशंस होते हैं जी। ये म्यूजियम में होती थी एग्जीबिशंस, तो उसमें मुझे मिला। फिर दूसरा 1982 में मिला अवार्ड, 2 पेंटिंग्स के ऊपर मिला स्टेट अवार्ड। जी जी। फिर उसके 3-4 साल के बाद फोटोग्राफी में भी अवार्ड मिले जी। और 1985 में मैंने एक गेटी थिएटर में एग्जीबिशन की थी जो हिमाचल की पहली एग्जीबिशन कह सकते हैं आप, स्पॉन्सर्ड बाय ललित, स्पॉन्सर्ड बाय लैंग्वेज एंड कल्चर डिपार्टमेंट। ओके जी। सर ये तो बात थी। तो जी। ये अवार्ड 1985 तक मैं 4 अवार्ड ले चुका था, 2 पेंटिंग में और 2 फोटोग्राफी में, वो सारे स्टेट अवार्ड थे। स्टेट अवार्ड। हाँ जी, हाँ जी। तो सर ये तो बात की हमने पहले पेंटिंग की और फोटोग्राफी की। हाँ जी। तो ये 2 अलग विधाएं हैं, तो इनका जो संगम है वो काव्य से कैसे हुआ, क्योंकि आप एक पोइट भी है। हाँ जी। तो वो बताइए आप जरा कि काव्य की शुरुआत वो कैसे हुई। हाँ, क्योंकि मैं स्टूडेंट रहा इंग्लिश लिटरेचर का और फ्रेंच लिटरेचर का, तो दोनों में काफ़ी मतलब पोइट्री का तो बहुत स्थान है इन दोनों में, लिटरेचर में। तो सेंसिबिलिटी भी इंक्रीज़ हुई जी। तो पहले तो ये रहा कि कॉलेज टाइम में जब हम थे तो भी मैगज़ीन छपती है, तो मैगज़ीन में इच्छा होती है हमारी भी कुछ छप जाए, तो तुकबंदी करके कुछ वो 6-6 लाइन की 2 कविताएं लिख दी, वो छपी। फिर यूनिवर्सिटी में मैगज़ीन छपती थी तो वहाँ पे भी ये इच्छा हुई कि भी चलो हम भी लिखते हैं। तो काव्य में फिर उसके बाद ऐसे रुचि हुई कि पहले तो तुकबंदी ही करते थे, थोड़ा सा अपना मन बहलाने के लिए लिख ली। लेकिन फिर हमने यहाँ पे एक डॉक्टर सरस्वत हैं जो इक्डियोल के डायरेक्टर थे। अच्छा। अब तो रिटायर्ड हैं। जी जी जी। उनके साथ मिलके और एक फ्रेंड और थे, हम 3 लोग थे, तो हमने हिमाचल साहित्य एवं कला परिषद का गठन किया। जी। उससे हमने यहाँ पे जो नवोदित कलाकार थे, चाहे डांसिंग हो, पेंटिंग हो, फोटोग्राफी हो, चाहे वो पोइट्री हो, जो भी क्रिएटिव लोग थे उनको हमने प्रयास किया कि इनको जोड़ा जाए। और उस मंच की वजह से हमें भी फ़ायदा हुआ, हमने भी उसका लिखना थोड़ा वो कर दिया, ज़्यादा कर दिया, क्योंकि जब जिस कंपनी में आप बैठते हैं वहाँ से बहुत कुछ सीखते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही। हाँ जी, है जी। तो हमने सारे हिमाचल को जोड़ा और यहाँ पे हमने उस समय पे बहुत सारे फंक्शन किए हैं, गेटी थिएटर में भी किए हैं। इंडिया के अच्छे अच्छे जो पोइट्स थे, कलाकार थे, उनको हमने आमंत्रित किया यहाँ पे, बहुत मेंबर्स उसके थे। और उसी समय पे जो ऑल इंडिया रेडियो है शिमला में, यहाँ पे युवानी प्रोग्राम आता था। जी जी, मुझे बिल्कुल याद है, तो बड़ा ही फेमस प्रोग्राम हुआ करता था। जी। तो युवानी प्रोग्राम में मेरी भी 3 बार अपीयरेंस हुई है और वहाँ पे हमने बहुत लोगों को मौका दिया है इनसे मिलके कि भी आप इसके, तो वो पीरियड तो बहुत ही इंटेंसिव और बहुत ही प्रदेश के लिए कहूँगा मैं कि बहुत ही एक योगदानपूर्ण रहा है। सर इसी कड़ी में मैं चाहूँगी, हमें बड़ी ही प्रसन्नता होगी अगर आप अपनी कोई एक खास पोम जो है, कविता जो है, हमारे दर्शकों को आज सुनाएंगे। हाँ, कविता के साथ क्योंकि फोटोग्राफ्स, पोर्ट्रेट भी मैं करता था, तो ट्रिब्यून में एक सीरियल छपा, वो एक नया
कहना चाहिए एक्सपेरिमेंट था जी। इसमें कि कविता भी हो और उसके साथ फोटोग्राफ हो जो उसको जी, जी। उसकी पूरा को दोनों का आपने मिश्रण कर दिया, खूबसूरत सा जो है प्रस्तुत हुआ तो ट्रिब्यून में। वो ट्रिब्यून, हिंदी ट्रिब्यून में अच्छा। वो हर संडे को आता था वो। तो मैं आपके लिए प्रस्तुत करता हूँ कविता। बहुत ही खुशी की बात है कि आज ये मौका मिल रहा है हमें और हमारे दर्शकों को भी। थैंक यू। ये कविता का शीर्षक है प्रतीक्षा। जी। ये जो कविता है ये मैंने वुमेन एम्पावरमेंट को लेके एक किस्म से लिखी है कि वुमेन जो है वो उसको अपना सबल होना चाहिए और अपनी कैपेसिटी समझनी चाहिए और अपना वो होना चाहिए। ये आप कविता से थोड़ा समझ जाएंगे। तूफानी हवाओं को झेलती, बरसाती बौछारों में भीगती, संगमरमर से तराशी गई मूर्तिकार की कल्पना सी, वर्षों से बैठी तुम खामोश। बहुत सुंदर। तुमने कितनी ही आंधियाँ, कितने ही कोहरे झेले हैं, कितने ही संबंधों को छितरते देखा है हवा में, धुआं बनकर कितनी ही बार देखा है टिमटिमाते आसमान पर फैलता लालची कुहासा, कितनी ही बेकसूर बेटियों को स्टोव की आग में देखा है झुलसते। अब नहीं करनी है तुम्हें किसी राम के आने की प्रतीक्षा, जो करेगा तुम्हारी शीला देह में प्राण संचार, खुद अंधिया गया है विदेशी कल्चर की चकाचौंध में आज का वनवासी राम। बहुत सुंदर सर। अब तुम्हें नहीं बनना है इंद्र की वासना का भागी, नहीं भुगतना है गौतम का शाप, अब तुम्हें स्वीकारना है स्वयं अपना अस्तित्व, अपनी विवशता को तोड़ अंकुरित करना है कल का भविष्य, खुद ही शिलादेह में करना है प्राण संचार, अब तुम्हें नहीं करनी है प्रतीक्षा किसी राम के आने की। बहुत सुंदर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी हुई ये सुन के। और ये कविता जब आपने लिखी होगी और आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। और इतना पावरफुल, इतना ही प्यारा मैसेज आज पहुंचा होगा दर्शकों तक, मैं ये महसूस कर पा रही हूँ। तो सर इसी के साथ जो है आपने और भी बहुत सी आपने शिक्षा ग्रहण की, बहुत सी तालीम आपने हासिल की, इन सबके इतर भी। मैं जानना चाहूँगी उसके बारे में, आप थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। हाँ, मैंने होम्योपैथी में डिप्लोमा किया, DHMS किया और उसकी फिर रजिस्ट्रेशन वगैरह भी कराई, तो पेशेंट्स भी मेरे पास आते थे, वो भी उनकी भी सेवा हुई है मेरे हाथ से। है ना। तो कई असाध्य रोग भी ठीक किए। तो एक क्या था, क्योंकि पढ़ने का शौक़ रहा है, मैं कभी अपने आप को बिना किताब के इमेजिन नहीं कर सकता, है ना। तो इसलिए पढ़ाई चलती रही, निरंतर चलती रही। उसी कड़ी में फिर मैंने MA इन एंशिएंट हिस्ट्री भी किया। अरे वाह। जी। है ना। MA इन एंशिएंट हिस्ट्री किया तो उसी समय मुझे ये लगा कि हमारे इतिहास में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, कुछ गड़बड़ है क्रोनोलॉजिकली। तो मुझे ये लगा कि मुझे अब और पढ़ना चाहिए, जो हमारा जो पौराणिक वाङ्मय है, पुराना इतिहास है, उसको भी पढ़ना चाहिए। तो मैंने 18 पुराण और 18 उपपुराण, 18 महापुराण है, 18 उपपुराण है, तो इनको भी स्टडी करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा इतिहास छुपा है। रामायण और महाभारत को हम इतिहास की ही श्रेणी में लेते हैं। तो मैंने सर, पर लेकिन आप एक जॉब भी कर रहे थे, उसके साथ ये सारी चीज़ें आप कर रहे थे, तो ये सब चीज़ें आपने कैसे मैनेज की? क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक ज़िंदगी में कई बार ऐसे भी मोड़ आते हैं कि हमसे एक भी चीज़ नहीं संभल पाती, और आपने इतनी सारी चीज़ें की, तो कैसे पॉसिबल हो पाया? वो मैं समझता हूँ कि उसके लिए लगन और निष्ठा वो बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ने की लगन थी ही। उसका एक कारण आपको और बताता हूँ कि जीवन में कई बार संघर्ष आते हैं, कुछ होता है, कई चीज़ें ऐसे मोड़ आते हैं जो आपको पसंद ना हो। तो उसमें दो चीज़ें होती है, या तो आप टेंशन लेके बैठ जाओ या उसका एस्केप ढूंढ लो कहीं पे। तो मुझे लगता है कि जो बुक्स हैं वो आदमी की सबसे अच्छी फ्रेंड्स हैं। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अहम बात आज आपने कही है। बजाय इसके कि अपने दिमाग में अपना मानसिक संतुलन खोवो या कुछ करो, तो मैं समझता हूँ कि सबसे बेस्ट ये है कि बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स।
तो मेरी आज भी ये आदत है कि जी। मैं बगैर किताब पढ़े जी। सोता नहीं हूँ, जी। है ना। किताबें मेरे बहुत प्रिय हैं। जी। तो उसमें जब ये सारी डिग्रीज वगैरह भी ले ली, वो ले ली, तो अपने लिए पढ़ना शुरू किया, जी। अपना भारतीय इतिहास पढ़ना शुरू किया। जी। तो उससे बहुत सारी चीज़ें, विषय निकले हैं। जी। तो उस विषय में 18 साल लगे और नोट्स बनाता रहा। जी। कुछ कड़ियाँ ऐसी मिली, कुछ विवरण, कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जी। जो मुझे लगा कि मुझे शेयर करनी चाहिए अब। जी। जी। फिर मैंने नोट्स बनाए और 2 पुस्तकें लिखी हैं। जी। ये एक ये द बैटलिंग गॉड 4 एराज ऑफ द बैटलिंग गॉड्स एंड मॉर्टल्स। हाँ जी। ये जो किताब है जी, ये हमारे माइंड को प्रिपेयर करती है, ये सोचने पे मजबूर करती है जी, कि रामायण और महाभारत जो 2 पीरियड हैं जिनके बारे में आज भी विवाद है, जी, जी, कई सोच है इसके बारे में, तो मैंने ये महसूस किया कि इन 2 पीरियड्स में कोई ज़्यादा विशेष अंतर नहीं है जी इसमें। और इसमें 116 लोग ऐसे हैं जो रामायण में भी थे और महाभारत पीरियड में भी थे जी, है ना। तो उसमें जैसे मैं आपको एग्जांपल बता सकता हूँ कि वशिष्ठ ऋषि थे जी। वशिष्ठ ऋषि का वर्णन रामायण में तो है ही है, वो राम के कुल गुरु थे वो जी। लेकिन वो महाभारत में भी थे। अच्छा। जब कृष्ण के बेटे शाम को श्राप दिया गया था तो वशिष्ठ ऋषि भी वहीं थे। और जब भीष्म पितामह शरशैया पे थे तब भी वो वहाँ पे मौजूद थे जी। ऐसे ही एक मैं रेफरेंस आपको देना चाहूँगा, महर्षि वाल्मीकि बहुत प्रचलित हैं जिन्होंने रामायण लिखी है जी। उनकी 2 बेटियां थी, एक पौरवी जी। और एक थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा जी, जी, जी। तो उनकी 2 बेटियां कृष्ण के पिता वसुदेव को ब्याही थी जी। और रोहिणी था नाम जी। तो रोहिणी का बेटा बलराम था जी। तो अब आप देखिए कि वाल्मीकि ऋषि जो हैं वो बलराम के सगे नाना थे जी। तो ऐसे बहुत सारे विवरण हैं जो जानने को मिली। पर एक बहुत अहम प्रश्न जो है मैं करना चाहूँगी, हाँ जी। आज का जो युवा है कई बार लगता है कि अपने एक प्रोफेशन किया जाए या अपने पैशन को फॉलो किया जाए, हाँ जी। तो क्योंकि आज की डेट में कहीं ना कहीं बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और कला के क्षेत्र में उसको अपना एक फुल टाइम करियर मान लेना हाँ जी। चुनौतियों से भरा रहता है। तो आप उन युवाओं के लिए क्या कहेंगे, इसमें करियर के क्या स्कोप है, क्या क्या चीज़ें हैं, प्लीज़ उस पर आप प्रकाश डालिए। देखिए, किसी भी चीज़ में सफल होने के लिए अपना जुनून तो बहुत ज़रूरी है और उसके लिए स्किल डेवलप करनी ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर जुनून और स्किल्स नहीं होगी तो हम कहीं पे सफलता प्राप्त नहीं कर सकते जी। और आजकल जो समय है उसके बीच में काफ़ी प्रतिस्पर्धा तो बहुत है जी। तो उसके लिए अपनी स्किल्स अगर जब तक डेवलपमेंट नहीं होगी तो आप अच्छे से जॉब नहीं ढूंढ सकते जी। तो अगर आप में स्किल्स डेवलप है तो उसमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ये एक्सपीरियंस है कि आपकी डिग्रीज वगैरह तो कोई नहीं देखता जी। लेकिन आपकी स्किल्स को सब नोट करते हैं और तब जॉब की कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। सर, जैसे आपने हमें बताया कि आपके पिताजी भी कहीं ना कहीं नहीं चाहते थे कि आप जो है चित्रकारी, फोटोग्राफी या पोइट्री को एज अ पोइट जो है फुल करियर उसे ना माने, है ना, फुल टाइम करियर ना माने। तो आज के समय में भी कहीं ना कहीं जब युवा चाहता है कि एक पैशन फॉलो किया जाए तो पेरेंट्स के मन में आज भी वो एक थॉट रहता है कि नहीं एक सरकारी जॉब की जाए। तो उन पेरेंट्स के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज इस मंच से? पेरेंट्स के लिए तो ये है कि अपने जो बच्चे हैं उनके मन को भी टटोला जाए, उनकी जिस फील्ड में वो काम करना चाहते हैं उसकी भी रिस्पेक्ट रखी जाए और उनको मार्गदर्शन उसी हिसाब से किया जाए और उनको करने दिया जाए। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत सुंदर से आपने बात कही है और हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। आज बहुत कुछ हमने आपसे सीखा। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुरेश शर्मा जी। और यूं ही नहीं कहा जाता कि हर जगह इत्र ही नहीं महका करते, कभी कभी शख्सियत भी खुशबू दे जाती है।
मैं आशा करती हूँ आज का कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में एक नई शख्सियत के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए डीडी हिमाचल। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।